is expenses paid and expenses outstanding. Paid and expenses outstanding. OS means outstanding, right? Before I see your book, firstly, let me tell you what actually it means. What is the meaning of expenses paid? For example, rent paid. कल भी हमने डिस्कस किया था, मीन सैटरडे डिस्कस किया था. सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड. By following the normal rule criteria, normal accounts का criteria follow करते हुए debit all expenses. So what I am going to do here? I will be debiting all expenses. Salary debited, rent debited, interest debited. What is going out? Cash to cash account. So this will be arranged. Whenever you are paying the expenses, in what form you are making the payment? You take. किस फॉर्म में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं? We are making the payment in the form of yes. Real account always stress credit what goes out. ठीक है? So cash is to be credited and expenses are to be debited. यहाँ तक किसी को डाउट है? लॉजिक के बारे में कोई डाउट है? Salary being a nominal expenditure is to be debited and यहाँ पे real लगा, यहाँ पे nominal लगा. अब अगला क्या है? Expenses outstanding. For example वो लिखता है rent outstanding. मींस इतना तो श्योर है जब कोई चीज आउटस्टैंडिंग है मींस पे नहीं करी, कैश तो क्रेडिट नहीं होना. लेकिन अगर आपको अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से एक्रूअल कॉन्सेप्ट याद हो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता था? एक्सपेंसेस पेड और पेएबल बोथ आर टू बी रिकॉर्डेड. इनकम रिसीव्ड और स्टिल टू बी रिसीव्ड मींस रिसीवेबल. इनकम रिसीव्ड एंड रिसीवेबल बोथ आर टू बी रिकॉर्डेड. इट मींस कि खर्चा नहीं भी पे हुआ तो भी मैंने रिकॉर्ड करना है, उसे खर्चा तो मानना ही है ना. मींस रेंट तो भी डेबिट होना. और अगर आपको अपना अकाउंटिंग इक्वेशन वाला रूल याद हो, जब रेंट पेड होता था तो भी कैपिटल में से माइनस होता था, जब रेंट आउटस्टैंडिंग होता था तो भी कैपिटल में से माइनस होता था. मींस खर्चा पे हो गया तो भी उसे खर्चा मानना है, पे होने वाला है तो भी उसे एक्सपेंडिचर ही मानना है. यू आर गेटिंग मी? तो आई एम ट्रीटिंग इट एज माय एक्सपेंडिचर. कैश में क्रेडिट कर नहीं सकती, दैट इज माय लायबिलिटी ना. कैश तो नहीं गया तो लायबिलिटीज आर ऑलवेज बीइंग क्रेडिटेड बाय, और उस लायबिलिटी का नाम या तो बोल दो आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट आउटस्टैंडिंग. मींस आउटस्टैंडिंग वर्ब आपका प्रीफिक्स भी हो सकता है, सुफिक्स भी हो सकता है. पीछे भी वर्डिंग लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं. और इस रेंट को रेंट ड्यू भी कह सकते हैं. एक ही बात है. रेंट ड्यू मींस स्टिल टू बी पेड. रेंट आउटस्टैंडिंग मींस अभी मेरे खातों में खड़ा है ये पैसा, मैंने पे नहीं किया, स्टिल इट हैज नॉट बीन पेड. सो डेबिट वाला रूल सेम, बीइंग एन एक्सपेंडिचर. अकाउंट्स कहता है खर्चा नहीं पे किया, पे तो करना ही है ना अल्टीमेटली, सो है तो आपका एक्सपेंस. सो बीइंग एन एक्सपेंडिचर इट इज टू बी डेबिटेड बाय फॉलोइंग द नॉमिनल अकाउंट रूल. एंड कैश का आउटफ्लो हुआ नहीं क्योंकि पे नहीं किया तो मेक इट योर लायबिलिटी ना. और लायबिलिटीज आर ऑलवेज बीइंग क्रेडिटेड, राइट? एनी डाउट टू एनीवन? व्हेन वी पे एक्सपेंडिचर व्हाट वी डू? एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश. व्हेन द एक्सपेंसेस आर स्टिल आउटस्टैंडिंग व्हाट वी डू? Expense account debited to expense outstanding. You can use it the word outstanding as a suffix or as a prefix. Getting it? Any doubt to anyone? चलें आगे. Now see from your book. Again the illustration is solved. I will do the follow up. 13th follow up देखिए. See 13th follow up from your book. 13th illustration you can see yourself, that is solved in your book. I am solving the unsolved part from your book. 13th follow up everybody will see. Before we proceed we have to make the format. Journal, अगर proprietor का नाम है तो लिखोगे journal in the books of Malika. In the books of, ब्रैकेट में कर दो इसे. Malika is a business entrepreneur. Name of business woman Malika. Yes, first column is of date. Make the column of date. Then it's of particulars. This is ledger folio and this is debit amount. ऊपर top heading लिखिए amount, फिर उसे debit और credit में split कर दीजिए. Right?
So here we do date, डन। चलिए जी पहला पढ़ना शुरू करिए। फर्स्ट इज 1 May 2020 wages paid. Who will tell? 1 May wages paid. Being nominal account, it is to be debited. Wages account debited to cash account. Being wages paid. Amount bolo. Tell me the amount. It is 19,000. 19,000. Commas के साथ amount लिखा करो. When it comes in thousands and lakhs. Narration you will write yourself. Being a wages paid. अगला wages due है भाई. Means payment तो नहीं करी, अभी होने वाली है payment. Wages to wages due या wages outstanding. Outstanding word थोड़ा ज्यादा sophisticated लगता है, तो we use the word outstanding always. Wages account debited to wages outstanding 11,000. Wages to wages account debited to wages outstanding. चाहे outstanding word पहले लगा लीजिए चाहे बाद में. That is 11,000. Being wages due, 3 वर्ड की नरेशन बहुत है. Being wages due. Come to next. हाँ yes, next क्या है हमारे पास? Wages paid, yes, एक नई चीज. Wages paid, ये मैंने आपको थ्योरी में पहले नहीं बताया. But not due, मीन्स आपने एडवांस में पे कर दिया. अभी उसकी पेमेंट की डेट नहीं आई थी, आपने एडवांस में पे कर दिया. कोई भी पेमेंट अगर आप एडवांस में करते हो वो आपका एसेट बनता है. एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड. ठीक है, तो वी कॉल इट प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पेमेंट हो गई है टू कैश. कैश चला गया ना. ठीक है, हमेशा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कैश नहीं जाता. एक्सपेंसेस पेड में भी कैश जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी कैश जाता है. सो वी विल बी राइटिंग प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, because cash is going out. A new thing again we are learning. Wages prepaid या prepaid word पहले लगा लो. Prepaid expenses नहीं लिखेंगे. अगर expenses का नाम है तो expense का नाम लिखेंगे ना. He is giving us the name of the expense, so we will be particular for that. Prepaid wages account debited to what? Cash account. Being wages paid in advance, narration में लिखेंगे आप 10,000. Who will tell me wages outstanding and wages prepaid are the example of which personal account? A type of personal account we are discussing when we call it outstanding expense, when we call it prepaid expense. Which personal account? Is it artificial, natural or representative? Wages outstanding and wages prepaid कौन सा personal account है? Anybody? Yes, students sitting online? Yes, they answered. Very good, Navya. It is representative. Amish, very good. Himanshu raised hand. Okay, Himanshu, yes. Unmute करो. मैम पूछना कुछ? You raised hand. Which type of personal account it is? Why you raised hand? Yes, Isha, representative done. नहीं मैम, मुझे पहले लगा आप कोई एंट्री पूछ रहे हो, मैंने इसलिए हैंड रेज किया था मैंने. ओके हाँ, तो क्या एंट्री पूछ रही हूँ मैं? यू टेल, क्या पूछा मैंने? रिप्रेजेंटेटिव के रिगार्डिंग पूछा था आपने. Prepaid expenses and outstanding expenses are which type of personal account? Tell me now. Representative. Yes, representative done. So outstanding expenses and prepaid expenses are our representative personal account, right? Come to the last entry. Outstanding wages paid. बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट. आउटस्टैंडिंग वेजेस पेड का पहले तो मतलब सुनो. पिछले महीने ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा, अब आपने पे कर दिया. आउटस्टैंडिंग वेजेस पेड मींस आउटस्टैंडिंग भी है और पेमेंट भी है. इट मींस कि मई में अगर आप किसी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हो, मींस अप्रैल में वो आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तभी आप मई में उसकी पेमेंट कर रहे हो.
मींस आप एक लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, पिछले महीने से लाइबिलिटी दिखाया होगा, किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है तो उसे डेबिट करना है भाई, तो आप करोगे रिवर्स, wages outstanding account wages debited OS to cash account. म्यूट करो, म्यूट करो, wages outstanding account debited to cash, again a new concept, means it was outstanding of last month and now you are paying, that is 15,000. Got it? Any doubt to anyone? Yes. 4 कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए एक ही फॉलो अप में. वन इज एक्सपेंसेस एक्चुअली पेड, सेकंड इज एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, थर्ड इज एक्सपेंसेस प्रीपेड, फोर्थ इज आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट पीरियड या पास्ट नाउ पेड. ठीक है, करंट पीरियड में हमने पास्ट के आउटस्टैंडिंग को पे किया, राइट? यू टेल प्रीपेड एक्सपेंसेस वी पे ऑफ फ्यूचर और ऑफ पास्ट? प्रीपेड यस, ऑफ फ्यूचर ऑब्वियस. प्री का मतलब पहले, टाइम से पहले, मींस फ्यूचर का खर्चा आपने करंट ईयर में पे कर दिया या करंट मंथ में पे कर दिया. मई में अगर आपने वेजेस पे करी हैं तो हो सकता है जून और जुलाई की पे करी हो. यू आर गेटिंग मी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड का मतलब क्या है? ऑफ पास्ट पीरियड यू आर पेइंग नाउ इन करंट पीरियड. गॉट इट? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं. यस, इफ द एक्सपेंसेस कैन बी आउटस्टैंडिंग, व्हाई नॉट द इनकम्स बी आउटस्टैंडिंग? इनकम भी तो आउटस्टैंडिंग हो सकती है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम आउटस्टैंडिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम आउटस्टैंडिंग? यू टेल. नो, सैलरी इज एन इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू. बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम आउटस्टैंडिंग क्या है? कोई भी पेमेंट अभी आपको नहीं मिली, मींस मिलने वाली है, लाइक इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग. और आमतौर पे इनकम के लिए हम आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं यूज करते, हम एक्रूड वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट आई विल बी कॉलिंग इट. और क्या हो सकता है? रेंट आउटस्टैंडिंग हो सकता है. रेंट आउटस्टैंडिंग और रेंट एक्रूड भी हो सकता है क्या? या रेंट रिसीवेबल हो सकता है? रेंट रिसीवेबल का मतलब क्या? हु विल टेल? यस टिश्नूर, यू रेज्ड हैंड. डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो, नाउ ही रिमूव्ड. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंट रिसीवेबल? हु विल टेल? रेंट इज येट टू बी रिसीव्ड, मींस आपने अपनी किसी बिल्डिंग को किराए पे दिया है और उसका रेंट अभी नहीं मिला. तो रेंट कैन बी योर एक्सपेंस, रेंट कैन बी योर इनकम इवन. अगर मैं वर्ड लिखती हूं रेंट पेएबल, व्हाट इट मींस? इफ आई स्पीक रेंट पेएबल, व्हाट इट मींस? यू टेल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंट पेएबल? यस, व्हाई यू हेसिटेट? बोलो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंट पेएबल? Rent is still to be paid. What is the meaning of rent receivable? Rent is yet to be received, still receivable. ठीक है. What is the meaning of interest received? मिल गया. What is the meaning of interest receivable? जैसे जुलाई का मंथ चल रहा है, अभी मेरे को अप्रैल का इंटरेस्ट भी नहीं मिला, जून का भी नहीं मिला, तो इन दोनों महीनों का इंटरेस्ट क्या? रिसीवेबल, बिकॉज टाइम हैज गॉन बट नॉट इट हैज बीन रिसीव्ड. टाइम बीत गया लेकिन अभी तक मेरे को नहीं मिला रहा, इंटरेस्ट नहीं मिला. सो लाइक दैट वे यू नीड टू डिफरेंशिएट इट. ओके राघव, व्हेन वी रिसीव इंटरेस्ट व्हाट इज कमिंग इन? व्हेन वी रिसीव इंटरेस्ट व्हाट इज कमिंग इन? बिल्कुल ठीक है. सो कैश इज टू बी डेबिटेड. जब कोई इनकम मिलेगी तो कैश आएगा. जब कोई खर्चा किया था तो कैश जाता था, तो कैश क्रेडिट किया था, बिल्कुल रिवर्स. अकाउंट चलता ही रिवर्स है. एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, दूसरा उसका बिल्कुल रिवर्स. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड. Thereby cash will be coming in and hereby the cash was going out. Whenever the cash goes out, real account says credit it. Whenever the cash is coming in, real account says debit it. So let's see. Income received and income outstanding, I will call accrued income. Income received. Next topic we are proceeding. And we came at 14th topic, no, 13th topic. 13th journal entry we are discussing today. Interest received and interest, I should write income. Income outstanding. I am calling that income as interest. So I received interest. When I receive interest, cash is coming in.
So cash account is to be debited, right? इनकम का नाम, इनकम्स आर टू बी क्रेडिटेड. नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ऑल इनकम्स आर टू बी क्रेडिटेड, ऑल गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड, ऑल प्रॉफिट्स आर टू बी क्रेडिटेड, बट इट इज माय इनकम. सो इनकम का नाम मैं रख लेती हूँ इंटरेस्ट. एग्जामिनर को बताने के लिए अगर आप साथ में रिसीव्ड वर्ड भी लिख देंगे तो गलत नहीं है. अब कौन मेरे को बताएगा, अगर यही एंट्री मेरे को करनी होती इंटरेस्ट पेड की तो मैं क्या करती? यही, अगर ये तो इनकम रिसीव्ड है ना, अगर मैं बोलती इंटरेस्ट पेड, मैंने लोन लिया है, आई एम पेइंग इंटरेस्ट, तो क्या एंट्री करती? यस, रिवर्स होता. तब इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बिल्कुल रिवर्स. सो व्हाट इज बीइंग डेबिटेड हियर, दैट इज टू बी क्रेडिटेड देयर. व्हाट इज क्रेडिटेड हियर, दैट इज टू बी डेबिटेड देयर. रिवर्स. एवरी टाइम वी थिंक इन रिवर्स. इनकम है तो क्रेडिट कर दीजिए, वही अगर खर्चा है तो डेबिट कर दीजिए. ठीक है. अब यही इंटरेस्ट मेरे को अभी नहीं मिला. जब नहीं मिला तो क्या ये मेरा एसेट बना के लायबिलिटी? एसेट बना. कोई भी चीज फ्यूचर में मेरे को मिलने वाली है, दैट इज माय एसेट. एम आई राइट? कोई भी खर्चा फ्यूचर में अभी मैंने करने वाला है मेरा, दैट इज माय लायबिलिटी. राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई भी इनकम मेरे को फ्यूचर में मिलने वाली है तो मेरा क्या बनता है? एसेट. All assets are always to be debited. I will be calling it interest accrued, or even you can call it interest outstanding. पर बेटर है आप accrued word ही यूज करो. Being an asset, नहीं मिला मेरे को, कैश तो नहीं आया, लेकिन इनकम तो है ना, टू इंटरेस्ट है ना. मीन्स इनकम मिल जाए तो भी उसे इनकम ही ट्रीट करना है, ना मिले तो भी उसे इनकम ही मानना. कौन सा कॉन्सेप्ट ये कहता है? एक्रूअल. Accrual concept of accountancy always lays stress. Expenses paid are to be recorded. Expenses still payable are to be recorded. Income received is to be recorded. Income still receivable is also to be recorded. Getting it? So इसे income तो मानना है, लेकिन कैश में डेबिट कर नहीं सकती. तो कैश भी एसेट था, अगर मिल जाता तो एक एसेट कैश बढ़ता, नहीं मिलता तो उस एसेट का नाम चेंज हो के अब इनकम क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग. रहे तो दोनों एसेट ही ना, लेकिन कैश नहीं बढ़ा. You are getting me? This concept you have to feed in your mind because these are the base of accountancy. For your convenience, I am repeating once again. If you receive it, cash is to be debited. If you are not receiving it, make it another asset. Call it income outstanding or call it interest accrued. Right? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? Any doubt, any confusion to anyone? चलो जी. अब प्री रिसीव्ड इनकम भी तो हो सकती है. आपको टाइम से पहले इनकम मिलती है तो क्या करें? यस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वी विल बी कॉलिंग इट. और आपको मिल गई है तो कैश इज कमिंग इन. कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस. घर में आपकी मदर आपकी मेड को अगले महीने की सैलरी एडवांस में दे देती है और he or she demands, your servant demands from your mom or dad. So for that next month they are liable to do the work. Similarly, अगर हमें कोई इनकम एडवांस में मिल जाती है तो हमारी लायबिलिटी है. Being a liability, it is being credited. और क्योंकि हमें मिल गई है तो कैश is to be debited. Income received in advance is always our liability. Prepaid expenses are always our asset. Outstanding expenses are always our liability. Income outstanding is always our asset. Reverse crossword है. Prepaid expense is it our asset? You tell. Prepaid expense asset है कि liability है? Prepaid expense asset है या liability है? Speak. ऊंचा बोलो, मेरे को नहीं सुनता से. Yes, asset. Income received in advance क्या है? Liability है. Reverse relation है. Yes, they are also answering. Yes, asset है ईशा ठाकुर. Good. Prepaid expenses are always our assets and income received in advance is always our liability. Done. फिर से follow up करेंगे बेटा जी. 14th illustration आप खुद देखना, मैं 14th follow up करवाऊंगी. Let's see 14th follow up everyone. पढ़ो statement को. 14th follow up. Read it everyone. पढ़िए जी.
Read it, everyone. Yes. Interest of current year received. Cash is coming in. And whenever you receive, that is your income. Income is always to be credited or debited. Income is always debited or credited. Debited. Income is always credited. Cash is coming in. Debit what comes in. रियल अकाउंट कहता है तो कैश को डेबिट कर दो, इनकम को क्रेडिट कर दो. इनकम का नाम है कुछ. ही इज ऑल्सो कॉलिंग इट इंटरेस्ट. मेरे वाली एग्जांपल ही बना दी उसने. कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड. अकेला टू इंटरेस्ट लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा. कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड. बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड. अमाउंट बोलिए 12,000. 1 to 12,000. डेट बोलिए. हाँ 1 जनवरी. 1 जनवरी लिखिए. कम टू नेक्स्ट. इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. व्हाट इट मींस? इस ईयर का इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया लेकिन नहीं मिला. जब नहीं मिला कैश तो डेबिट नहीं कर सकते. क्या डेबिट करूं फिर? इंटरेस्ट डेबिट नहीं करेंगे. इंटरेस्ट एक्रूड डेबिट करें. एक्रूड का मतलब मिलने वाला है या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग. कोई भी वर्ड लिख लो. इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिटेड. इनकम मिल गई है तो भी इनकम है, मिलने वाली है तो भी इनकम है. टू इंटरेस्ट रिसीव्ड. मींस कैश डेबिट ना करके हमने एक नया अकाउंट ओपन करना है जिसे इंटरेस्ट एक्रूड बोलेंगे. राइट हमें नहीं मिली, मिलने वाली है तो एसेट बनाया इसे. बीइंग एन एसेट इट इज बीइंग डेबिटेड. दिस इज 8,000. चलिए जी आगे चलते हैं. इंटरेस्ट ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड. पिछले साल हमें नहीं मिला था इंटरेस्ट. इट मींस कि पिछले साल वो एक्रूड रहा होगा. अब हमें मिल गया, कैश आया. कैश अकाउंट डेबिटेड. टू बोलो. टू बोलो. यस टू इंटरेस्ट एक्रूड. वेरी गुड. पिछले साल नहीं मिला था उसे हमने इस नाम रखा था एक्रूड. अब हमें एक्रूड इंटरेस्ट मिला. इस साल का नहीं मिला, पिछले साल का जो एक्रूड था वो इस साल मिला. सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट एक्रूड. हाउ मच इट वाज? 4,000. नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमें अब मिल गया. व्हाट इट मींस? नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमें अब मिल गया. इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस. हमारी लायबिलिटी है. मिल गया तो कैश तो डेबिट करो ना. जो मिल गया वो कैश में तो जाना है. कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस. दैट वाज ऑफ 2,000. चारों की नरेशन आई विल बी रिपीटिंग. एंट्री देख के नरेशन बनेगी. बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, being interest accrued, being interest accrued of last year received now, being interest of next year received now. ठीक है, ये अगले साल का इंटरेस्ट आपको अब मिल गया. See the board. So all the 4 entries should be clear to you. Any doubt to anyone? 9. Yes, let's proceed to the next topic. Goods given as a charity or advertisement. दान पुण्य का काम करते हो आप. अपना ही सामान, फॉर एग्जाम्पल यू आर मैन्युफैक्चरिंग ब्लैंकेट्स और शॉल्स, दैट ड्यूरिंग विंटर सीजन यू आर गिविंग एज डोनेशन. आप अपना ही सामान गरीब बंदों में, नीडी पर्संस में दान और चैरिटी की फॉर्म में दे देते हो, डोनेशन की फॉर्म में दे देते हो. तब उसकी एंट्री क्या करेंगे? आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, आपने उसके स्मॉल सैशे बना के मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे, उसे बोलते हैं सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, मान लो यू आर मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट पाउडर, लेकिन अगर अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, उसके छोटे छोटे 10-10 ग्राम के सैशे बना के आपने मार्केट में फ्री बांटे, सो उसे बोलेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज एडवर्टाइजमेंट. आपने अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया ना. ठीक है, सो दीज 2 कॉन्सेप्ट्स वी आर लर्निंग नाउ. जब आपने अपना ही सामान लोगों को दिया तो व्हाट इज गोइंग आउट? योर गुड्स. और गुड्स को हम क्या बोलते हैं? परचेसेस. क्रेडिट वर्ड गोज आउट. डोनेशन वर्ड हो जाए या चैरिटी वर्ड हो जाए, दीज आर योर एक्सपेंसेस. ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज बीइंग डेबिटेड. तो एंट्री बन गई भाई.
either you call it donation or you call it charity. What is going out? Your own goods. और goods को goods नहीं कहते अकाउंट्स में, purchases कहते हैं भाई. क्यों purchases? बन गई एंट्री. अगर आपने अपना सामान सैंपल्स की फॉर्म में दिया तो यू कैन कॉल इट सैंपल. फ्री सैंपल यू कैन यूज अ वर्ड. फ्री सैंपल अकाउंट डेबिटेड. और नहीं लिखना फ्री सैंपल तो एडवर्टाइजमेंट यू कैन कॉल इट. और बांटा क्या है? जब ये नए नए वो पॉपकॉर्न आए थे ना, जो ये बनते हैं माइक्रोवेव में बनते हैं, क्या बोलते हैं उसे? कौन से पॉपकॉर्न? हाँ, नाम है ना उसका, क्या है ना? हाँ, एक्ट टू पॉपकॉर्न. तो जब ये नए नए आए थे, या yippee नूडल्स भी नया नया मार्केट में आया था, तो द कंपनीज दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज प्रोडक्ट्स एज फ्री. ठीक है, दैट वाज देयर एडवर्टाइजमेंट, राइट? तो क्या एंट्री बनेगी? फ्री सैंपल और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस. योर गुड्स आर गोइंग आउट. In what form the goods are going out? In the form of purchases, in the form of advertisement, in the form of free sample. So this is our new concept, right? Again, I will solve the follow-up illustration. You will see yourself. 15th follow-up पे आ जाइए. Simple है ना concept? Similarly, your own proprietor is taking out the goods for his personal use. Then drawings to purchases. ये सिखाया हुआ आपको accounting equation में भी. ड्रॉइंग्स है तो कैपिटल में से माइनस करनी है, क्योंकि वो गुड्स उठा के ले गया घर में यूज करने को अपने, तो आपने स्टॉक में से माइनस कर देना. दैट इज यू रिड्यूस द परचेजेस, राइट? सो लेट्स सी 15th फॉलो अप देखिए. हाँ, रीड 15th फॉलो अप एवरीवन. Blankets produced in the factory donated for flood relief. Blankets are your goods. You are manufacturing blankets. ठीक है, कहता जो हमारी फैक्ट्री में बने थे, खुद की फैक्ट्री में, वो मैंने फ्लड रिलीफ में डोनेट कर दिए. ठीक है, घर लोगों के बर्बाद हो जाते हैं, टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाती है फ्लड के दिनों में, तो यू डिस्ट्रीब्यूटेड योर ओन ब्लैंकेट्स अमंग दैट पर्संस. ठीक है, हु बिकेम होमलेस. तो व्हाट आई विल बी डूइंग? Yes, donation account debited to purchases. Donation account debited to purchases. आपने अपना सामान दिया, कितने के ब्लैंकेट थे वो? मान लो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में उसने लिखा होता कॉस्ट ₹25,000 बट सेलिंग प्राइस 29,000. आप दोनों में से क्या लेते? मान लो यहाँ पे लिखा होता ब्लैंकेट्स कॉस्टिंग ₹25,000 और साथ में सेलिंग प्राइस दी होती 29,000. आप कौन सी वैल्यू लेते? आप कौन सी वैल्यू लेते? 25 लेते कि 29 लेते? बताओ क्या लेते आरजू? नो, डोनेशन इज ऑलवेज एट कॉस्ट. डोनेशन के टाइम पे थोड़ा ना हम प्रॉफिट कमाएंगे. अपने गोडाउन में से उठा के दिया, ऑलवेज एट कॉस्ट. यहाँ पे वो कॉम्प्लिकेशन डाल सकता है पेपर में. एट व्हाट वैल्यू द डोनेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड? cost price. Similarly, if the goods are being withdrawn by the proprietor for his personal use, हाँ, तो भी कॉस्ट पे होती. कॉस्ट है सामान की 15,000, सेलिंग प्राइस है 20,000. प्रोप्राइटर अपने से प्रॉफिट थोड़ा ना कमाएगा, खुद तो कॉस्ट पे लेके जाएगा ना. मार्केट में कस्टमर्स को बेचना है सेलिंग प्राइस पे, खुद लेके जाना है या डोनेशन की फॉर्म में देना है तो कॉस्ट पे देना. गेटिंग इट? एनी डाउट टू एनीवन? यहाँ पे तो उसने नहीं दिया, बट ही कैन पुट द कॉम्प्लिकेशन इन द पेपर. So that thing you have to keep in your mind. I am just ending up here. This is 25,000. Rest of the things we will continue tomorrow, right? आयशा ठीक बोला आपने, कॉस्ट प्राइस पे होता है रिकॉर्ड. गुड.